नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु के फल को लेकर। जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु देव बैठेंगे तो क्या फल करेंगे। देखिए, मैं शुरू में ही ये बता देना चाहता हूँ कि ना तो मैं किसी भी राशि या किसी भी लग्न विशेष को मानते हुए पंचम भाव में राहु का फल बताऊँगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में किसी राशि के साथ राहु बैठा हुआ हो, किसी ग्रह के साथ बैठा हुआ हो, लेकिन यहाँ पर पंचम भाव में राहु का फल आपको नहीं बताया जाएगा कि किस लग्न में ये अच्छा फल करेगा और किस राशि में। केवल सामान्य जो राहु के जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठने से जो फल का निर्माण होता है उस पर चर्चा की जाएगी। जन्म कुंडली के पंचम भाव में राहु के बैठने का फल हम जानेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम ये एक बार देख लेते हैं कि जन्म कुंडली के पंचम भाव से हम जीवन के किन किन कड़ी को देखते हैं। पंचम भाव से क्या देखते हैं, क्या विचार करते हैं, हमारे जीवन में पंचम भाव का क्या महत्व है। जन्म कुंडली में पंचम भाव जो है वो हमारे विद्या का है, बुद्धि का है, विवेक का है, तर्क विद्या तर्क शक्ति का है, तर्क बुद्धि का है, प्रेम संबंध का है, संतान के सुखों का घर है, संतान का घर है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव से हम मान सम्मान का भी विचार करते हैं, क्योंकि पंचम भाव नवम भाव से नवम भाव आ जाता है। यहाँ पर राहु जैसे ग्रह का बैठना, यदि राहु उच्च का हो, मित्र हो, मित्र क्षेत्रीय हो, स्वक्षेत्रीय हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, तब राहु के 50% सकारात्मक फल देखे गए हैं। इस स्थिति में राहु विलंब से ही जातक के, ऐसा नहीं है कि जातक का पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होती है, जातक के पढ़ाई में बाधा होती है, जरूर होती है। जातक कई बार ये भी निर्णय ले लेता है कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मेरे मेहनत के अनुकूल जब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, परिणाम ही नहीं आ रहा है, फल ही नहीं मिल रहा है, तो मेरे इस मेहनत का क्या फल है। ऐसे भी जातक के मन में विचार आते हैं। निस्संदेह पंचम भाव में राहु किसी भी भाव राशि में बैठा हुआ हो, उच्च का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, स्व राशि का हो, नीच का हो, किसी भी राशि में स्थित हो, कैसे भी बैठा हुआ हो, अच्छा हो या निगेटिव हो, एक काम वो सदैव करेगा, बुद्धि को हमेशा भ्रमित करने का काम करेगा। बुद्धि को हमेशा भ्रमित रखता है। राहु पंचम भाव में बुद्धि को भ्रमित रखता है। अगर सकारात्मक राहु है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि उच्च का है, मूल त्रिकोण राशि का है, स्वक्षेत्री है, मित्र राशि का है, तो इसमें राहु विलंब से ही, लेकिन तर्क बुद्धि वाला जातक को तर्क बुद्धि देता है, तर्क शक्ति प्रदान करता है और उच्च शिक्षा भी जरूर प्रदान करता है। धीरे धीरे यदि पाप प्रभाव नहीं हो राहु पर तब, और पंचमेश भी बली हो, साथ ही पंचम का कारक ग्रह जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो भी बलवान हो तब। ये तो राहु के सकारात्मक फल की चर्चा हो गई। अब राहु का नकारात्मक फल क्या है। अगर राहु पंचम भाव में निगेटिव फल के लिए बाध्य है, नकारात्मक फल दे रहा हो, यानी नीच का हो, मूल त्रिकोण राशि का नहीं हो, नीच का हो, शत्रु क्षेत्री हो, पीड़ित राहु हो, किसी ग्रह के साथ यहाँ पर दोष में हो, जैसे गुरु के साथ चंडाल में हो, सूर्य और चंद्रमा के साथ ग्रहण में हो, पंचम का कारक बृहस्पति भी अच्छा नहीं है, या अन्य कोई भी ग्रह है वो भी इसके लिए अच्छा नहीं है, तो क्या करेगा। उस स्थिति में जातक के बुद्धि को ये हमेशा भ्रमित करेगा। जातक के पास बार बार निर्णय का अवसर तो मिलेगा, लेकिन वो अपना निर्णय क्षमता में, वो किसी भी बात का निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में इतना समय लगा देता है कि वो जो अवसर है उसके लिए, वो अवसर ही उसके हाथ से निकल जाता है। ये शुरुआती में भी बुद्धि को भ्रमित करता है और आगे चल के भी उच्च शिक्षा प्राप्ति नहीं होने देता। पंचम का नकारात्मक राहु, साथ ही इसका ये भी प्रभाव देखा गया है कि संतान में भी, संतान से सुख तो देता भी नहीं है, साथ ही संतान उत्पत्ति में भी कई बार बाधा उत्पन्न करता है। इसके लिए पंचम का राहु के लिए मानसागरी पुस्तक में लिखा गया है, और मानसागरी पुस्तक का जो ये सूत्र है, ये अनुभव में भी देखा गया है, अनुभव में पाया भी गया है कि फलीभूत भी होता है। ऐसा नहीं कि फलीभूत नहीं होता है, फलीभूत होता है। पंचम भाव में राहु के बैठने में से जो मानसागरी पुस्तक में श्लोक लिखी गई है, वो ये लिखी गई है, चैकादशे यदि राहु सिख पंचमे स्थितो भवेत सुतानानम न दृश्यन्ति यद्यपि इंद्रभिसेभ्यते। यानी चैकादशे यदि राहु सिख पंचमे भवेत सुतानानम न दृश्यन्ति यद्यपि इंद्रभिसेभ्यते। या तो एकादश भाव में राहु हो,
या पंचम भाव में केतु हो, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पर राहु रहेगा वहाँ से ठीक 7 घर आगे, यानी सामान्य भाषा में यूँ समझ लीजिए कि जिस भाव में राहु है उस भाव से सामने जो भी भाव उस भाव से सामने आ रहा है उस भाव में केतु बैठा हुआ रहेगा, और जहाँ केतु बैठा हुआ रहेगा उस भाव से ठीक सामने वाले भाव में राहु बैठा हुआ रहेगा। तो जब पंचम भाव में राहु हो या एकादश भाव में राहु हो, पंचम भाव में केतु हो अथवा एकादश भाव में केतु हो, तो ऐसा जातक जल्द तो उसको पुत्र संतान होता ही नहीं, ज़्यादातर कन्या संतति ही होती है। और यदि पुत्र संतान हो भी जाए, जैसे कई जगह मन्नत मांगकर, कई जगह मनौती मांगकर, कई लोगों ईश्वर से विनती भी करते हैं, कई जगह कई निर्णय भी ले लेते हैं कि अगर मुझे पुत्र संतान हुआ तो कई जगह मैं कुछ कर लूँगा, या आपको ये मिठाइयाँ चढ़ाऊँगा, या आपको ये बलि दूंगा, ये भी जो भी हो, और वगैरह वगैरह जो भी वो सब गछते हों उनके नाम पर, ईश्वर के नाम पर। तो पुत्र संतान ईश्वर दे भी देते हैं, तो वो पुत्र उन्हें वृद्धावस्था की तो बात अब छोड़िए, 12 वर्ष से ही, क्योंकि किशोरावस्था जो है, अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो 12 वर्ष से शुरू होती है, और 12 वर्ष से ही रक्त के आंसू ऐसे माता पिता को रुलाता है ऐसा संतान। पंचम भाव में नकारात्मक राहु का फल है। मानसागरी का पुस्तक जिन विद्वानों ने भी श्लोक को लिखा होगा, सर्वप्रथम तो उन्होंने आजमाया होगा और तभी तो बताया होगा ना, और उसके बाद प्रैक्टिकली में भी ये देखा गया है। अब आगे ये देखा जाता है कि उसको कोई भी संतान होगा या नहीं, उसके लिए पंचम का कारक बृहस्पति को, पंचम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है, उसकी स्थिति कैसी है, उसको देखना पड़ता है। वहीं राहु के लिए देखा जाता है, राहु के फल के लिए शनि का विचार किया जाता है, पंचम भाव पर और किन किन पापी ग्रहों की दृष्टि होती है, इसके लिए भी विचार किया जाता है।